करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए, वैसे तो आज का मेरा टॉपिक जो आप लोगों के साथ है वो है इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग। दिस इज़ व्हाट माय टॉपिक इज़। इसका टॉपिक का नाम है इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग, यानी इस्लाम ने वो कौन से तरीके वाज़ह किए हैं जिसके मुताबिक हम कारोबार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं या अपना सरमाया किसी कारोबार में लगा सकते हैं। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का, उससे दुनिया बहुत मशवरे करती है। जब एक बंदा सीए कर लेता है तो उससे मशवरे किए जाते हैं कि जी आप बताइए कि हमारे पास ये पैसा है, हम कहाँ लगाएं और पैसे से पैसा कैसे बनाएं, यही तो आपने सीखना है। तो जब आप सीए कर जाएंगे तो एक इस्लामिक मुआशरे में आपसे ये पूछा जाएगा कि इस्लाम के कौन से तरीक़ाकार हैं जिससे हम फाइनेंस करके कोई पैसे कमा सकते हैं। तो जहाँ आप बाकी चीज़ों में एक्सपर्टीज़ रखते हैं वहाँ पे आपको इस चीज़ में भी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए और पता ज़रूर होना चाहिए कि इस्लाम के मोड्स ऑफ फाइनेंस हैं क्या और हमें अपना सरमाया कहाँ लगाना चाहिए जहाँ से हम शरन अपना पैसा कमा सकें। और एक बात और भी है कि आने वाले दौर में बैंकिंग सेक्टर में, पर्टिकुलरली इस्लामिक बैंकिंग सेक्टर में बेशुमार जॉब्स निकलेंगी इस्लामिक फाइनेंस कंसल्टेंट्स की, उसके अलावा इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंस में रिसर्च करने वालों की। तो बहुत ज़्यादा एक बड़ी तादाद में एक जॉब्स का सिलसिला बनेगा। तो बहरहाल हमें उस एरिया को, बुनियाद तो यहीं से है, बाकी तो बहुत सारी एडवांस चीज़ें जो आप आगे जाके सीखेंगे, लेकिन जो बेसिक चीज़ें वो मैं यहाँ सिखानी चाहता हूँ। तो ये इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंस की बात करता हूँ। लेकिन उससे पहले आज के टॉपिक को आगाज़ करने से पहले मैं चाहूँगा कि हाँ, मेरा गला शायद थोड़ा सा ख़राब है बिकॉज ऑफ माइट भी, लेकिन इतना नहीं नहीं, थोड़ा बहुत आवाज़ में हो सकता है कि वो आपको फील हो रहा हो। अच्छा बच्चों, तो मैं ये बात कह रहा था कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मैं स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा उन बच्चों के लिए जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था मेरे साथ और थोड़ा सा टाइम लग गया था, तो मैं चाहता हूँ कि जो लेट ज्वाइनर है उनको मैं बताऊँ कि हमने कोर्स का कैसे आगाज़ किया था। देखिए, हमने कोर्स का आगाज़ यहाँ से किया था कि हमने किया था इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स से। तो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स से आगाज़ किया था जो चैप्टर नंबर 2 है। हमने इसको चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट नहीं किया था। अच्छा, उसके बाद हम स्ट्रेट अवे चैप्टर नंबर 3 में गए थे, क्योंकि दोनों चैप्टर एक ही टॉपिक को कवर करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई को, और वो भी डिमांड सप्लाई को एड्रेस करता है। इसलिए हमने चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 पहले कवर किया। इनको कवर करने के बाद हम आगे चैप्टर नंबर 1 में, जो हमने पहले स्किप किया था, क्योंकि हमने स्टार्ट 2 से किया था तो पहला चैप्टर हमारा कवर्ड ही नहीं था। तो चूंकि हम यहाँ की कुछ बेसिक टर्म जाके वहाँ यूज़ करना चाहते थे, जैसे पर्टिकुलरली जो है हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम इस्तेमाल करना चाहते थे, इकोनॉमिक सिस्टम में हम प्राइस कंट्रोल, प्राइस सपोर्ट यूज़ करना चाहते थे, इसलिए हम यहाँ से उधर चले गए। उसके बाद स्ट्रेट अवे हमने ये चैप्टर भी कवर करना शुरू कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आके इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग के ऊपर हम अभी इस वक्त हैं। और इसके फ़ौरन बाद जैसे ही हम इसको मुकम्मल कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, हमारा जो टारगेट है वो ये था कि आगे चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर 5 को हम वक्ती तौर पे स्किप कर देंगे। इसको माइक्रो को हम यहाँ पे छोड़ देंगे और हम इसके बाद मैक्रो में चले जाएंगे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम शुरू करेंगे नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट से। ये हमारा प्लान था। और फिर हम स्ट्रेट अवे 6 करेंगे, 7 करेंगे इंशाल्लाह, फिर हम 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो इंशाल्लाह जैसे ही हम ये कवर कर लेते हैं तो फिर हम आ जाएंगे, फिर चैप्टर नंबर 4 एंड 5 एंड पे करूँगा मैं। ये हमारा प्लान था, इसलिए मैंने कहा कि एक दफ़ा मैं बता दूं उन बच्चों को जो लेट ज्वाइनर हैं कि हमने काम किस तरह से किया है। तो मैं रिपीट करता हूँ, चैप्टर 2 से चैप्टर 3 पे आए, फिर चैप्टर 1 किया, अब चैप्टर 4 और 5 हम स्किप कर रहे हैं और उसके बाद हम चैप्टर 6 और 7 पे चले जाएंगे, 8 और फिर ऑनवर्ड 15 तक। फिर हम उसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, फिर हम कोई सीक्वेंस चेंज नहीं करेंगे, बस ये करेंगे कि माइक्रो के 2 आखिरी चैप्टर हैं 4 और 5, वो एंड पे करेंगे, क्योंकि उसके अंदर ये मेजर टॉपिक वाला चैप्टर जो है ये आखिर में आना चाहिए, जब सारी डायग्रामेटिक स्किल बच्चे को आ चुकी हो। चूँकि इसमें से कम हो बेश 10 to 15 मार्क्स का पेपर एड्रेस होता है, इसलिए इसको ज़रा मैंने लास्ट में रखा है ताकि जितनी भी स्किल्स मैं सिखा सकता हूँ डायग्राम्स बनाने की, वो आप सीख चुके हो, तो मैक्सिमम बेनिफिट मुझे मिले। तो इसलिए मैंने इसको एंड पे रखा है। अब रही बात ये कि वो आपको क्लियर होना चाहिए
कि मैं चैप्टर 1 कंप्लीट करके चैप्टर 6 पे मूव कर जाऊंगा, तो कोई उसमें हैरानगी ना हो आपको, इसलिए मैंने सारी बात पहले डिस्कस कर ली। अब मैं जब चलता हूं अपना, ये मेरा टॉपिक चल रहा है इकोनॉमिक सिस्टम्स का। इसके अंदर आखिरी टॉपिक इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग है, जिसके अंदर मैं सबसे पहले बात करूंगा शरिया लॉ पे। शरिया लॉ हमारा जो है वो शुरू के लाज में से एक लॉ है, जिसके अंदर हमने कुछ बातें तय की हैं अपने मुल्क के मुतल्लिक कि हमने यहाँ ये काम करने नहीं देने लोगों को। इसके अंदर सबसे पहले तयशुदा चीज़ है कि हमने लोगों को सूद से पैसा कमाने नहीं देना, यानी ये प्रिंसिपल असूल है हमारा कि हमने इसको डिस्करेज करना है। हमने ऐसे मौके फ्राहम करने हैं कि लोग इंटरेस्ट बेस्ड वर्किंग से बाज आए। दूसरी चीज़ जो हमने तय की है वो है लिस्टिमेट एंटरप्राइज। हमने जो बिजनेस अलाउ करना है वो करना है जो हलाल बिजनेस पे बेस करे और हलाल एक्टिविटीज़ पे बेस करता हो, जो कि आप ये कह लीजिए कि जो जुआ है, जो इसके अलावा करप्शन है, इसको हम डिस्करेज करेंगे। एंड मनी मेकिंग फ्रॉम अल्कोहल एंड लाइक हराम गुड्स वो हम अलाउ नहीं करेंगे। हम बिजनेस वही अलाउ करेंगे जो लेजिटिमेट है। उसके बाद तीसरी हमने शर्त ये रखी थी कि हम जुआ भी अलाउ नहीं करेंगे, टोबैको भी अलाउ नहीं करेंगे, अल्कोहल भी नहीं करेंगे और पोर्नोग्राफी भी अलाउ नहीं करेंगे कि एक ऐसा चीज़ बेची जाए जिसकी आपके पास ओनरशिप ही नहीं, वो आगे से आगे बिकती जा रही है, तो इसको भी हम मना करेंगे ताकि ये चीज़ें ना हो। तो ये हमने पहले तय कर लिया था कि हमने ये चीज़ें अपने मुल्क में होने नहीं देनी। ये था हमारा शरिया लॉ जिसके ऊपर हमने बात की थी। लेकिन चूंकि हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का है, तो शरिया लॉ का सिर्फ हमने वो बेस लेना है और एग्जामिनर भी इसको टच इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो जानता है कि हमारा लॉ का पेपर जो है वो कैफ 3 के नाम से अलग से है, इसलिए वो इसको टच नहीं करता। लेकिन हम सिर्फ बेस बताते हैं कि ये इसकी वजह से हम कर रहे हैं। अच्छा, अब जो बात है वो ये है कि इस्लाम के मोड्स ऑफ फाइनेंस हैं क्या। देखिए, इस्लाम में सबसे जो मॉडर्न, और सबसे मॉडर्न तो नहीं कहना चाहिए, है तो ये बड़ा पुराना तरीका, लेकिन एक बड़ा लेटेस्ट वे है बिजनेस को जो अब एक सिस्टम बैंकिंग ने मुतारिफ कराया और अभी यूज हो रहा है। ये इसको कहते हैं मुदारबा। मुदारबा का बुनियादी पर्पस ये है कि दो एंटिटीज हैं। एक वो एंटिटी है जिसके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, यानी उसके पास सारा सरमाया है, तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसके पास है। यानी एक बंदा है जो अमीर है, आप छोड़ दीजिए अभी बाकी सारी बातें, एक बंदा अमीर है उसके पास सरमाया है तो वो कैपिटल लगाएगा। लेकिन चूंकि वो मसरूफ है, सरमाया उसके पास है, बिजनेस कैपेसिटी नहीं है, तो बिजनेस का वर्क जो है वो कारोबार में कोई दूसरा बंदा ऐड करेगा, यानी बिजनेस की मैनेजमेंट और बिजनेस को रन वो करेगा। इस तरह दो बंदों की इन्वेस्टमेंट होगी। एक बंदा इन्वेस्ट करेगा अपनी लेबर और अपनी एक्टिविटी, और एक बंदा कारोबार में मनी लगाएगा, पैसा लगाएगा। इस तरह दोनों का ही जो है इन्वेस्टमेंट आ गया, एक बंदे की मेहनत आ गई, एक बंदे का सरमाया आ गया, दोनों से बिजनेस चलेगा। और बिजनेस चलने के बाद दोनों ही जो है इससे जो प्रॉफिट होगा वो दोनों आपस में शेयर कर लेंगे। ये प्रॉफिट पे इसका भी हक होगा और इसका भी हक होगा। हाँ, रेशो डिफरेंट हो सकती है, डिपेंड करता है कि दोनों क्या मुआहदा करते हैं आपस में। मैं रिपीट करता हूं, एक ए पर्सन होगा जिसका माल होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी, वो बिजनेस में पैसा लगाएगा। एक बी पर्सन होगा जिसको बिजनेस का तजर्बा होगा, एक्सपीरियंस होगा, वो बिजनेस में अपनी लेबर और एक्टिविटी इन्वॉल्व करेगा, बिजनेस को मैनेज करेगा, ठीक है, रन करेगा। इस तरह दोनों का स्टेक बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाएगा और उससे जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो दोनों आपस में तकसीम कर लेंगे तयशुदा रेशो से। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ, नहीं, इसको आप पार्टनरशिप नहीं कह सकते क्योंकि उसकी वजह पार्टनरशिप में दोनों का सरमाया होना जरूरी है। इसमें एक का सरमाया है, दूसरे की मेहनत है। एक का सरमाया है, दूसरे की मेहनत है, लिहाजा ये मुदारबा है। वो जो आप कह रहे हैं वो मुशारका है, वो अलग शक्ल है उसकी। तो मुदारबा में एक शख्स का सरमाया है और दूसरे की मेहनत है, और दोनों कारोबार कर रहे हैं, दोनों के का कुछ ना कुछ लगा हुआ है, एक का माल लगा हुआ है, एक की मेहनत लगी हुई है, और दोनों बाद में मुनाफा जब होगा तो उसे बांट लेंगे। पहली बात यह कि क्या ये बिजनेस की शक्ल आपको समझ आई है, क्या है? अगर समझ आई तो आप जी लिख के एंटर कर दीजिए, मुझे पता चल जाएगा।
जी मोहम्मद अली नवाज, आपकी तरफ से भी जी आना चाहिए मुझे। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक हो गई बात, ठीक हो गई बात। अच्छा जी, तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी ऐड कर लेते हैं। एग्जाम्पल इस तरह ऐड करते हैं कि फर्ज कीजिए कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मेरे पास एक बड़ा अच्छा आइडिया है। अब मेरे पास पैसे नहीं है, आइडिया बहुत अच्छा है और प्लान भी बहुत आला है। तो मैं किसी बैंक के पास जाता हूँ कि जी मेरे पास ये आइडिया है। बैंक मेरा आइडिया सुनता है, वो कहता है हाँ यार आइडिया तो बहुत ट्रिमेंडस है आपका, इसमें पैसे कमाए जा सकते हैं। तो पैसे बैंक लगा देता है। बैंक कहता है जी पैसे हम लगाते हैं, तो बशीर साहब आपने मैनेज करना है और आपने बिजनेस को रन करना है। ठीक है जी, आपस में तय हो जाता है। वो कहते हैं ऐसा, मैं कहता हूँ अच्छा जी, वो कहते हैं जी प्रॉफिट का क्या करें, मैं कहता हूँ जी 50-50 कर लेते हैं। बैंक नहीं मानता, वो कहता है नहीं जी सरमाया बहुत ज्यादा हमारा लग रहा है, एफर्ट आपकी भी है लेकिन 50-50 नहीं हो सकता। हम कहते हैं चलो यार ऐसा करते हैं 60 आप ले लीजिए, 40 मुझे दे दीजिए। वो एग्री हो जाते हैं, तो ये मुआहदा हो गया। अब कारोबार चलता रहेगा, सरमाया मुझे बैंक देगा, मेहनत मैं करता रहूंगा, बिजनेस मुनाफा कमाता रहेगा। 60% बैंक ले लिया करेगा, 40% मैं ले लूंगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। क्लियर जी। अब मुझे आप एक बात बताइए, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अभी नफे की तो बात बड़ी क्लियर हो गई, लेकिन अल्लाह ना करे कि नुकसान हुआ तो फिर क्या करेंगे? क्या नुकसान में भी फिक्स रेशियो होगी? क्यों जी, सोचिए। नो, क्योंकि जो बंदा पहले ही खाली हाथ आया है वो कहता है मेरे पास सरमाया है ही नहीं, वो लॉस में कैसे रेशो बियर करेगा? तो इसमें क्लियर हो गया कि अगर लॉस हुआ तो वो कैपिटल इन्वेस्टिंग पार्टनर बेयर करेगा। सो लॉस इज बियर्ड बाय बैंक ओनली। मुनाफा हुआ तो उसकी शरह तय है, अगर लॉस हुआ तो मुदारबा का असूल है। लॉस सिर्फ वही बर्दाश्त करता है जिसका सरमाया है, जिसका सरमाया है ही नहीं वो लॉस कैसे बर्दाश्त करेगा? तो लिहाजा ये क्लियर है। लेकिन जब आप पेपर में लिखेंगे आपको इतनी बड़ी बात लिखने की जरूरत नहीं, आपने सिंपल ये लिखना है पेपर में, आपने सिंपल रखना है, इसको लिखना है द इन्वेस्टमेंट। वैसे तो पेपर में ये एमसीक्यूज की शक्ल में आया है और एमसीक्यूज में ही आएगा, लिखना नहीं पड़ेगा आई होप सो फार। द इन्वेस्टमेंट कम्स फ्रॉम द फर्स्ट पार्टनर, द इन्वेस्टमेंट इज कम फ्रॉम द फर्स्ट पार्टनर। बट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जब एमसीक्यूज हल करने होते हैं तो नाम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं टर्म। और वो क्या है, जो सरमाया देगा उसको हम क्या कहेंगे कि जो ए पार्टनर है ये है रब्बुल माल, ये है रब्बुल माल। तो जो हमारा ए पार्टनर है वो रब्बुल माल है। वाइल मैनेजमेंट एंड वर्क इज एक्सक्लूसिव ऑफ अदर हु इज नोन एज मुदारिब। तो मेरी मिसाल में मुदारिब कौन है? मुदारिब मैं हूं कि बैंक है? मेरी एग्जांपल में मुदारिब मैं हूं या बैंक है? क्यों जी? तो मुदारिब जो है वो मैं हूं। ठीक है, यू, ठीक है, आप सही लिख रहे हैं। अच्छा, और बैंक क्या है? बैंक क्या है शाबाश? मेरी मिसाल में बैंक क्या है? बैंक रब्बुल माल है। तो रब्बुल माल बैंक है, मैं मुदारिब हूं, और हम दोनों मिलकर कारोबार कर रहे हैं। सरमाया बैंक का है, मेहनत मेरी है, लेकिन मुनाफे में शरह मेरी 40% है और बैंक की शरह 60% है। ठीक है जी, तो इस तरह ये कारोबार जो है ये चल रहा है। क्लियर जी? अच्छा, तो ये बच्चों मैंने इसको कह दिया, और ये डेफिनेशन मेरी नहीं है, एग्जैक्टली आई हैव पिक्ड अप फ्रॉम द बुक ऑफ फाइनेंस, इस्लामिक फाइनेंस की बुक से मैंने ली है एग्जैक्टली, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिखा इसके अंदर। अच्छा, अंग्रेजी अंग्रेजी सब उनकी। अब रही बात दूसरा तरीका। दूसरा तरीका जो है इस्लाम में जो है वो है मुशारका। ये सबसे पुराना तरीका है। इसमें जितने भी पार्टनर होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, उसमें बैंक भी आ जाए, तीनों पार्टनर कैपिटल भी लगाएंगे और उसके साथ साथ काम भी करेंगे। यानी इसमें C+W विल प्रोवाइड बाय एवरीबॉडी, हर बंदे को काम भी करना है, हर बंदे को सरमाया भी लगाना है। तो इस तरह ये पार्टनरशिप बनेगी। तो पार्टनरशिप का असूल होगा कि तीनों ही सरमाया भी लगाएंगे और तीनों काम भी करेंगे। हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग मुख्तलिफ हो सकती है, वो उनकी डिपेंड करती है कि वो कितनी करते हैं, लेकिन तीनों शेयर होल्डर हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मुशारका इज अ जॉइंट enterprise or partner structure with profit or loss sharing amplification used in Islamic finance instead of interest bear loan. Musharaka allow each partner involved in business share in profit and risk.
जितने भी पार्टनर इन्वॉल्व हैं दोनों को प्रॉफिट में भी शेयरिंग मिलेगी, रिस्क में भी मिलेगी। तो रिस्क में तो तभी मिलेगी ना जब सरमाया भी लगा होगा। तो ऑल ऑफ द पार्टनर विल प्रोवाइड कैपिटल एज वेल एज bear the work as well and they will share the profit। सिंपल। तो सारे पार्टनर जो हैं वो काम भी करेंगे और सरमाया भी देंगे। सारे पार्टनर काम भी करेंगे और सरमाया भी देंगे। अब किस तरह से होगा? सिंपली आप यूं समझ लीजिए कि हमने कारोबार करना है एक, और मेरे अकेले के पास इतना बड़ा कारोबार करने के पैसे नहीं। तो मैं अपने दो दोस्तों को साथ मिलाता हूँ, उन्हें कहता हूँ चलो यार तुम भी आ जाओ और तुम भी पैसा और मेहनत करो मेरे साथ, तो मिल के हम ये कारोबार करते हैं। तो तीनों दोस्तों ने पैसा भी लगाया है और तीनों दोस्त हैं वो मेहनत भी करेंगे और मुनाफा शेयर कर लेंगे। सिंपल। जी सवेरा बेटी, क्लियर है? तो इस तरह तीनों दोस्तों ने पैसा भी लगाया। तो ये एक ऐसी ज्वाइंट इंटरप्राइज है जिसमें पार्टनर स्ट्रक्चर है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं, नफा और नुकसान तीनों, और तीनों ही प्रॉफिट और रिस्क में हिस्सेदार हैं, यानी कैपिटल भी लगाएंगे और मेहनत भी करेंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा तरीका जिसको हम कहते हैं मुशारका। अब आ जाते हैं हम तीसरे तरीके की तरफ, द थर्ड वे टू मेक द मनी। अब जो तीसरा तरीका है वो है मुराहबा, मुराबाहा। मुराबाहा जो है ये जरा इस तरह का तरीका कार है कि मुझे अपने घर के लिए एक कार की जरूरत है। ये कार अगर मैं रिवायती बैंकिंग सिस्टम के पास जाऊं तो मैं बैंक से लोन लूंगा और बैंक मुझे इंटरेस्ट पे लोन देगा। ट्रेडिशनल में क्या होगा, हमारी जो रिवायती बैंकिंग है उसमें क्या होगा, मैं बैंक के पास जाऊंगा, बैंक मुझे लोन देगा इंटरेस्ट पे, मैं उसके साथ 5 या 7 साल का मुआहदा करूंगा और बैंक मुझे लोन देगा। उस लोन से जाके मैं शोरूम से गाड़ी ले लूंगा, गाड़ी मैं शोरूम से लूंगा जाके। ये है हमारा रवायती तरीका। तो मैं रिपीट करता हूं, हमारे रवायती तरीके में लोन हम लेंगे जाके बैंक से और बैंक से कर्जा लेके हम जाके गाड़ी बाय कर लेंगे, परचेज कर लेंगे। लेकिन इस्लाम इसको नहीं मानता। इस्लामिक लॉ के मुताबिक जो बैंक है वो गाड़ी खुद खरीदेगा, बैंक खुद गाड़ी खरीदेगा। तो बैंक कार खरीदेगा तो कार बैंक के पास होगी। मैं जब बैंक के पास जाऊंगा तो बैंक मेरे साथ डील करेगा कि हम तुम्हें ये कार दे रहे हैं इतनी इंस्टॉलमेंट पे, इतनी इंस्टॉलमेंट्स पे हम तुम्हें कार दे रहे हैं, तो इतने साल का हमारा तुम्हारे साथ मुआहदा है, और चूंकि गाड़ी हम किस्तों पे दे रहे हैं या हम बेच रहे हैं तुम्हें, तो इसके अंदर इतना हमारा प्रॉफिट होगा, तो वो प्रॉफिट तय हो जाएगा। दिस इज व्हाट द वे ऑफ बाइंग कार इन इस्लामिक सिस्टम। तो आप ये कहते हैं कि रवायती निज़ाम में तो आप बैंक से लोन लेते हैं और जाकर गाड़ी ले लेते हैं, यहाँ पे ये कि कार खरीदेगा बैंक और बैंक मुझे किस्तों पे देगा, इंस्टॉलमेंट पे देगा, उसके अंदर अपना प्रॉफिट ऐड करेगा प्राइस में। तो हम कहते हैं मुदारबा इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेल, पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेल वेयर सेलर एक्सप्रेसली मेंशन, जहां सेलर एक्सप्रेसली मेंशन करेगा द कॉस्ट ऑफ कमोडिटी, वो मुझे बताएगा कि मैंने गाड़ी 16 लाख में खरीदी है, तो ये 16 लाख की गाड़ी है और फिर परचेज हुई है, और फिर वो सेल इट टू एन अदर पर्सन बाय एडिंग सम प्रॉफिट देयर ऑन, और उसके अंदर वो कहता है कि इसके अंदर 3 लाख रुपया मेरा मुनाफा शामिल है। ये 3 लाख डाल के मैं तुम्हें गाड़ी दूंगा 19 लाख में। 10 मुराबा इज नॉट अ लोन ऑन इंटरेस्ट, इट्स सेल ऑफ गुड फॉर कैश और डेफर्ड पेमेंट। तो ये डेफर्ड पेमेंट या कैश के ऊपर एक सेल है जिसके अंदर वो कहते हैं कि जनाब कोई मसला ही नहीं है, हम आपको गाड़ी 19 लाख में देंगे और हम 5 साल की किस्तें आपसे कर लेते हैं, इंस्टॉलमेंट कर लेते हैं, या अगर आपने नगद लेनी है तो हमने 16,25,000 रुपया दे दें और जाए गाड़ी ले जाएं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कैश का, तो वो कैश और डेफर्ड दोनों ऑप्शन दे सकते हैं मुझे। तो दिस इज व्हाट द इस्लामिक सिस्टम। तो डेफर्ड का मतलब कर्जे पे, यानी दे बाद में, पैसे बाद में देंगे, तो ये हलाल तरीका है। ठीक है जी। अच्छा, तो मैंने जो पढ़ा है मुझे तो उतना पता है, बाकी मुझे
आप मुझे कहेंगे मैं मौलवी साहब हूँ और मैं फतवा दे दूँ, नहीं फतवा नहीं दे सकता, तो ये जायज़ है नहीं है, ये तो मौलवी साहब बताएंगे आपके। मुझे तो जो पड़ा है मैं वो बता रहा हूँ। लेकिन आप सारी बातें छोड़ें, ये छोड़ें जो सिस्टम है, आप मुझे बताइए कि आपको ये बात समझ आई है कि बिजनेस हो कैसे रहा है। 4:30। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको ये समझ आ गया है, फर्क समझ आया है, तो ये बात छोड़ दीजिए कि ये जो है वो शरिया का मामला तो जाहिर है मुफ्तीज का काम है, इस आलिमों का काम है, ठीक है, वो मेरा काम नहीं, बस आप सिस्टम को समझ लीजिए। और इस मामले में मैं माजरत खा हूँ, आई विल नॉट से एनीथिंग बट आई विल से दैट कि ऐसा निज़ाम है। और ये निज़ाम जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मैंने कंफर्म किया है कि ये मेज़ान बैंक का निज़ाम है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। तो ये है मेज़ान बैंक का निज़ाम है, जिसके अंदर ये क्या है कि वो लोन नहीं देंगे आपको, दे विल नॉट ऑफर यू लोन, दे विल नॉट ऑफर यू एनीथिंग फ्रॉम लाइक कि जी ये पैसे लो जाओ गाड़ी ले, नहीं, वो गाड़ी खुद लेके आएंगे, गाड़ी वो खुद खरीदेंगे और वो गाड़ी आपको अपना मुनाफा ऐड करके देंगे और इंस्टॉलमेंट पे देंगे। अब दोबारा फिर पढ़िए, मुराहबा, मुराबाहा इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेल एग्रीमेंट where seller expressly mention the cost of commodity, जहां seller cost of commodity mention करता है and sell it to another person by adding some profit thereon, उसमें मुनाफा ऐड करता है। एंड मुराबा इज नॉट अ लोन ऑन इंटरेस्ट, ये बेशक आप बीच में से काट दीजिए, ये तो हमें पहले ही पता है कि इंटरेस्ट से ही तो जान छुड़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो इसकी हमें जरूरत नहीं। तो ये इज अ टाइप ऑफ मुराबा। हाँ, ये है कि ये कैश भी हो सकता है और डेफर्ड पेमेंट भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। डेफर्ड का मतलब उधार, डेफर्ड का मतलब उधार। तो ये बच्चों हो गया। अब ये हो गया हमारा मुराबाहा। अच्छा, अब आ जाते हैं आप जो है द नेक्स्ट, एक और तरीका भी है और उसके ऊपर ये है इजारा। इजारा बेसिकली इस्लामिक लीजिंग एग्रीमेंट है, इस्लामिक लीजिंग एग्रीमेंट। होता ये है कि मैं डीएचए में फिर रहा हूँ, सैर कर रहा हूँ, मुझे अचानक डीएचए में घर पसंद आ जाता है, घर बड़ा खूबसूरत है। मैं जाके देखता हूँ कि यार मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मैं पूछता हूँ जी घर कितने का, वो कहते हैं जी घर है 4 करोड़ रुपए का। मेरे पास सिर्फ 1 करोड़ रुपए है, मुझे घर बहुत पसंद है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चला जाता हूँ बैंक के पास, मैं कहता हूँ जी देखिए मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, 25% मेरे पास है, बाकी के पैसे आप मिला दीजिए, ठीक है जी। तो बैंक ये कहता है कि जनाब छोड़िए, घर हम खरीद लेते हैं, घर हम खरीद लेते हैं, घर हम खरीद लेते हैं। तो घर किसने खरीदा? बैंक ने, बैंक ने ये घर खरीद लिया और आप हमें किराया दिया कि, मैंने कहा जी घर मुझे यही चाहिए, वो कहते हैं ठीक है घर यही ले देते हैं, लेकिन तुम ऐसा करो कि किराया में दिया करो। मैं ठीक है यार, मुझे और क्या चाहिए, मेरा 1 करोड़ भी बच गया और जो मार्केट से किराया लेना था बैंक में से किराया भी कम ले रहा है। तो कह रहे दिस इज अ लीजिंग एग्रीमेंट वेयर बैंक्स बायज द आइटम फॉर कस्टमर देन लीज इट बैक टू देम ओवर एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम, और फिर एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो उसको किराए पे दे देगा। बैंक मेक्स अ फेयर प्रॉफिट बाय चार्जिंग अ रेंट ऑन द प्रॉपर्टी, बैंक प्रॉपर्टी पे रेंट चार्ज करके मुनासिब मुनाफा भी कमाएगा, जाहिर है उसने कमाना तो है। लेकिन लेकिन क्या है कि ये किरायानामा है, मैं किराएदार हूं, किसका किराएदार हूं मैं? बैंक का, ठीक है ना। तो रेंट हो गया ना जी, तो रेंट ठीक है, तो बैंक का घर है, उसने मुझे ले दिया, मैंने सिर्फ तजवीज दी थी कि मुझे ये वाला घर चाहिए, उन्होंने मुझे वो वाला घर ले दिया, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, मैंने किराया देना शुरू कर दिया। लेकिन मसला ये कि यहाँ, अच्छा ये समझ आई बात है क्या? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम आस्किंग? जी शाबाश, अगर समझ आई तो जी लिख के एंटर कर दीजिए, मुझे समझ आ जाएगी कि आपको बात समझ आ गई कि लीजिंग का एग्रीमेंट है, घर जो पसंद आएगा वो बैंक की ओनरशिप होगी, मिल्कियत बैंक की रहेगी। बैंक मुझे दे देगा 20 साल के लिए, 25 साल के लिए किराए पे, और किराया जो है मार्केट से जरा कम लेगा लेकिन मुनाफा लेगा वो, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें एक मुआहदा है इजारा व इक्तवा। इजारा व इक्तवा ऐसी चीज है जिसके अंदर जब कॉन्ट्रैक्ट 20 साल का पूरा हो जाएगा, 20 साल का पूरा हो जाएगा,
तो कस्टमर इज एबल टू बाय द आइटम एट द एंड, कस्टमर इसको आखिर में खरीदने के काबिल हो जाएगा या खरीद लेगा। अब उसके अंदर मुआहदा ये हो सकता है कि या तो 20 साल बाद मैं और बैंक दोबारा बैठे और बैठकर बात करें कि कितने में मुझे ये देना है, तो बैंक ज़ाहिर मार्केट से हमें सस्ता दे देगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि बैंक मेरे से थोड़े थोड़े पैसे साथ ही लेता रहता और 20 साल बाद मुझे ओनरशिप दे देता कि लो जी 20 साल पूरे हो गए, आपके पैसे भी पूरे आ गए हमें, तो ये लो 20 साल बाद। तो ज्यादातर हमारे यहाँ ये एग्रीमेंट होता है कि बैंक जो है उसके अंदर पहले ही थोड़े से पैसे आपसे एडवांस में ले लेता है और कुछ पैसे साथ साथ लेता रहता है, यानी किराया प्लस थोड़े से पैसे वो साथ ले लेता है। इस तरह चंद सालों बाद यानी 20 साल बाद, 21 साल बाद वो घर आपका हो गया। इसको कहते हैं इजारा व इक्तवा। लेकिन पेपर में आप ये नहीं लिखेंगे जो मैं कह रहा हूं, पेपर में आप ये लिखेंगे सिमिलर टू इजारा बट कस्टमर इज एबल टू बाय आइटम एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने पे सेलर जो है वो इसे खरीद सकता है या कस्टमर इसे सॉरी बायर इसे खरीद सकता है, तो बायर एंड पे इसे परचेज कर सकता है। तो आप वहां पे यही लिखेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए अमली तौर पे कस्टमर से पैसे पहले ले लेते हैं थोड़े से और कुछ किस्तों में लेते रहते हैं किराए के साथ। इसलिए अगर मैं किराए पे घर लूँ तो 25,000 का है, लेकिन लीजिंग पे लूँ तो शायद 40,000 लगे, लेकिन 40,000 में 25,000 किराया ही है और 15,000 वो कीमत है कि 20 साल बाद घर भी मेरा हो जाएगा। तो ये चीज होती है। तो ये इजारा और फिर इजारा इक्तवा, ठीक है। तो इस तरह से होगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि बच्चे पूछें कि इजारा व इक्तवा आया तो इजारा लिखना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा पहले इजारा का कॉन्ट्रैक्ट फिर इजारा व इक्तवा में उसी में ये डेफिनेशन ऐड कर दीजिएगा, ठीक है जी। तो ये हो गया बच्चों। तो अगर एग्रीड टाइम्स के बिटवीन वो बेटा वो फिर उसकी बड़ी शक्लें हैं, दिस इज अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड नंबर ऑफ सिचुएशंस को बलून पेमेंट कहते हैं, जो आप कह रहे हैं इसको हम बलून पेमेंट कहते हैं, वो फिर बैंकिंग में बड़े तरीके हैं उसके। तो एक दफा हम चैप्टर को छोड़ने से पहले एक दफा सम अप करते हैं। तो मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि एक ऐसी कारोबारी शक्ल जिसके अंदर मनी विल बी स्पेंड, कैपिटल स्पेंड बाय ए पार्टी and labor and management done by the B party and profit is shared according to fixed ratio or agreement is called, इसको क्या कहेंगे आप जी? शाबाश। मैं रिपीट करता हूं, आप गौर से सुनिए। इन अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच कैपिटल आर मनी शेयर्ड बाय वन पार्टनर and work and effort done by second partner and profit is shared according to a fixed ratio, इसको आप क्या कहेंगे? किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है? शाबाश। इसमें परेशान नहीं होना, 2-4 मिनट 5 मिनट में बंदा वापस आ जाता है, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शन होते हैं। तो जो भी इंटरनेट कनेक्शन मेरा ऑफ होता है मैं दूसरे से कनेक्ट कर लेता हूँ फ़ौरन। हाँ अलबत्ता कनेक्शन टाइम में ज़रा डिसकनेक्शन आ जाता है, इस चीज़ से परेशान नहीं होना आपने। लेकिन मैं बात पे वापस जा रहा हूँ कि जो है सबसे पहले तो मुझे आप सब बच्चों ने ये बताना है, ठहरे एक मिनट, लेट मी सी, आई एम ऑफ योर कमेंटिंग, आपकी कमेंटिंग में बंद कर रहा हूँ, पहले आपने मेरी बात सुननी है पूरी, फिर बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि देखिए, in a specific form of business in which one party spend the money and capital and other is involved their labor and profit is shared according to fixed ratio, आप इस बिजनेस को क्या नाम देंगे? प्लीज योर कमेंट्स आर ओपन। जी आप इसको मुदारबा कहेंगे, बिल्कुल ठीक हो गया। नाउ आई एम आस्किंग द क्वेश्चन अगेन, मैं सवाल दोबारा पूछ रहा हूं। in a particular form of business in which one party in which all parties invest money and effort, तमाम पार्टीज पैसा और एफर्ट इन्वेस्ट करें, तो आप इसको क्या नाम देंगे? शाबाश, मुशारका, बिल्कुल ठीक हो गई बात। नाउ इसी in a particular agreement one party purchase the asset and give it on the agreement either on fixed price or deferred payment by adding some profit.
प्लीज। सो यू सी इट्स मरहबा, बिल्कुल ठीक है। सो व्हाट इज द नेम ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी in which a party purchase a home or machine and rent back to the other party. A party purchase machine, car or anything and rent back to the other party. So what we said is ijara. But if a party purchase a car, a machine or home and give it to the other party, but at the end of the contract the customer or the second party can purchase it. Yes, what you said is ijara wa iktaba. So this is what we are asking about. ये हम बात कर रहे थे, तो ये हमारे जहन में होना चाहिए। गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे आके मैं अपना चैप्टर नंबर 1 जो है इसे क्लोज कर रहा हूँ, अपने चैप्टर 1 को क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है जी। अब इसके टेस्ट की जहां तक बात है, तो हमने तय किया था कि इसका टेस्ट हम थर्सडे को कंडक्ट करेंगे। तो थर्सडे कल है, कल इसका टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे। आप में से किसी बच्चे को कोई जाहिर है मुश्किल तो होगी, बट यू सी फ्राइडे अगर कर लें सैटरडे की बजाय, आपकी क्या राय है? इफ इट्स फ्राइडे इज गुड फॉर यू, बिकॉज सैटरडे इज टू लेट। फ्राइडे ठीक है। सैटरडे लेट मी थिंक। नहीं यार, सैटरडे लेट हो जाएगी, फ्राइडे ठीक है। फ्राइडे से आगे नहीं जा सकता, थर्सडे दिन है, मैं एक दिन आगे दे सकता हूँ, इससे आगे नहीं दे सकता। ठीक है, तो फ्राइडे स्टार्ट जी। ठीक है, फ्राइडे को आपका कोई और टेस्ट भी है? क्यों जी? तो फ्राइडे प्लीज फ्राइडे को आप एग्री करें। आप इससे ज्यादा मैं आपको टाइम नहीं दे सकता, विद एन एक्सक्यूज। ठीक है जी। अच्छा, सो जी एनीवे, लेट नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। अगले